Hello, good morning to everyone. Today we will deal with the previous year question of EMRS PGT English. So let's start with the first question. Who in the tempest sage wear such a stuff as dreams are made of? हम सभी ऐसे बने हैं जैसे ड्रीम्स बने होते हैं. एक शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है द टेम्पेस्ट. उसमें इस लाइन को किसने बोला है? तो बोला है प्रॉस्पेरो ने. आंसर विल बी प्रॉस्पेरो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैरेक्टर इज कुकोल्डेड इन नैथेनियल हॉथर्न्स द स्कारलेट लेटर? कुकोल्डेड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी वाइफ किसी दूसरे इंसान के साथ हैविंग अ मैरिटल अफेयर में रह रही हैं. सो कौन ऐसा था द स्कारलेट लेटर में? रॉजर चिलिंगवर्थ. Moving to the next question. The protagonist of Franz Kafka's The Metamorphosis is, answer will be Gregor Samsa. Next question. In the advertisement to the first edition of the lyrical ballads, what did Wordsworth suggest readers would struggle with? जो lyrical ballads का advertisement publish हुआ था, इसका first edition आया था 1998 में. उसमें वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि रीडर्स किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे. तो आंसर विल बी फीलिंग ऑफ estrangement and perplexity. Moving to the next question. Pablo Neruda's The Book Questions contain how many poems in couplet form? So answer will be 75 poems. Arthur Miller's All My Sons is about. आर्थर मिलर की एक बुक है All My Sons प्ले है. इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? सो आर्थर मिलर ऑल माई सन्स के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो होते हैं जोय केलर. तो जोय केलर मैन्युफैक्चरर एक वॉर मटेरियल जहाँ मिलता था उसके मालिक होते हैं. और उसमें वो वॉर के ड्यूरेशन में वो ख़राब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बेचते हैं ताकि वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉल्टी वॉर मटेरियल्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 57. विच शेक्सपियरियन हीरोइन सेज हस्बैंड आई कम? कौन सी ऐसे शेक्सपियर की हीरोइन होती है, ऐसा उनका कौन सा प्ले होता है जिसमें हीरोइन कहती है हस्बैंड आई कम? सो आंसर विल बी क्लियोपात्रा. क्लियोपात्रा कहती है जब उनका लवर मार्क एंटोनी जो है वो उनका डेथ हो जाता है तो क्लियोपात्रा भी सुसाइड कर लेती है और लास्टली कहती है हस्बैंड आई कम. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिस एडोनिस इज एन इलेजी ऑन डेथ ऑफ. शेली पीवी शेली ने एडोनिश लिखा था. एडोनिश एक तरह का इलेजी है और इलेजी उसे कहते हैं जो किसी के डेथ पे लिखा जाता है. डेथ पोएम होता है एक्चुअली. तो किसके डेथ पे इन्होंने लिखा था? आंसर विल बी जॉन कीट्स. जॉन कीट्स की डेथ पे इन्होंने लिखा था. रस्किन बॉन्ड्स अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज बेस्ड ऑन. रस्किन बॉन्ड की जो बुक है फ्लाइट ऑफ पिजन्स किस पे बेस्ड है? द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857. नेक्स्ट. मुल्क राज आनंद वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ. किसके मेंबर थे? सो द आंसर विल बी फर्स्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन. नेक्स्ट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स सिग्निफाइज पीस इन चिनुआ अचेबे's एरो ऑफ गॉड? चिनुआ अचेबे की जो वर्क है एरो ऑफ गॉड. This is very important work from point of view of examination. सो चिनुआ अचेबे के एरो ऑफ गॉड में कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि पीस दिखाता है, शांति? तो आंसर विल बी वाइट क्ले. 62. अ पोएम विथ नो मीटर और राइम. ऐसा पोएम जिसके पास कोई मीटर नहीं होता है ना कोई राइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री वर्स. दिस इज़ वेरी ईजी और एग्जाम में पूछा भी जाता है. 63. अब हमारा ग्रामर पोर्शन शुरू हो रहा है. ए क्लास हैज कंप्लीटेड रीडिंग अ लेसन. एक क्लास ने लेसन को कंप्लीट किया. देयर आर अ फ्यू थीम्स इन इट. उसमें कुछ विषय वस्तु दिए गए हैं. द इंग्लिश टीचर टास्क द क्लास टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स रिलेटेड टू डिफरेंट थीम्स इन द लेसन. उस लेसन में जितने थीम्स हैं डिफरेंट थीम्स हैं और उनके वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है. देन दे हैव टू मेक वर्ड चार्ट्स ऑफ द सेम कैटेगरी. जो थीम सेम कैटेगरी के हैं उनको अलग एक चार्ट बनाना है. तो दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज. इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? राइटिंग प्रोजेक्ट, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वर्ड कोलोकेशन, थेमेटिक लैंग्वेज टीचिंग. क्योंकि यह थीम पे बेस्ड है सो आंसर विल बी थेमेटिक लैंग्वेज टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. चूज द टू स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू
ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। ऐसे 2 स्टेटमेंट हम लोग को चूज़ करने हैं जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर सही हैं। टीचिंग रूल्स एट द इनिशियल स्टेज इज नॉट इफेक्टिव। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है, तो जो टीचिंग रूल है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। टीचिंग रूल्स एट द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ लर्निंग इज़ वेरी एसेंशियल। जब फॉर्मेटिव स्टेज होती है उसमें टीचिंग रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज मीन्स लर्निंग एट द लर्निंग स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। नहीं, ग्रामर टीचिंग को मीनिंग से फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग। सो दिस विल बी द राइट आंसर, बी एंड डी। सो वी विल मूव to the option B and D are both true. In 1968, it was envisaged that ... % of GDP should be spent on education. See, 1968 में कहा गया था कि GDP का कितना % जो है वो एजुकेशन पे जाना चाहिए। कितना %? ये सभी आप लोग को पता होगा, 6%। 6% GDP का एजुकेशन पे ही खर्च होना चाहिए। हालांकि ये हो नहीं पाया है, लेकिन ये मानक निर्धारित करता है। Comprehensible input is language input that can be understood by learners despite their not understanding all the words and structures in it. This idea was proposed in 1985 with by Gratian. A curricular enrichment program that provides a teacher of English and her learners with an opportunity to use their skills in language other than English in non-language course is called। एक ऐसा करिकुलम एनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए जो बच्चों को साथ साथ इंग्लिश के टीचर्स को अपने स्किल को बढ़ाने के लिए एक मौका देता है। उसे क्या कहते हैं? ऐसे कोर्सेज को क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। नेक्स्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पास कब हुआ था? एक होता है पास और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो पास हुआ था 2009 में, लेकिन 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। मिस रीता इज टीचिंग चेंज ऑफ स्पीच टू हर क्लास। मिस रीता अपने क्लास में नरेशन पढ़ा रही हैं। सी मेक्स ए स्पीक टू बी। वो बताती कि ए ने बी को बोला एंड आस्क सी टू टेल द क्लास। और सी को कहती है जो ए ने बी को बोला वो तुम अपने शब्दों में सी को पूरे क्लास को बताओ। देन द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर रूल्स। फिर टीचर ग्रामर रूल्स एक्सप्लेन करती हैं। दिस मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। The present 10+2 structure of school education will be modified as। जो 10+2 स्ट्रक्चर होते थे पहले, अब उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है as 5+3+3+4। दिस इज सो इजी क्वेश्चन। According to Justice J.S. Verma Commission 2012, a majority of a stand-alone TEIS of a ... in number were selling degrees for a price। कितने प्राइस में डिग्री को सेल किया जा रहा था? 10,000। 72. NAP 2020 lays emphasis on ECCE from age 3. What does ECCE stand for? NAP 2020 में कहा गया है कि from the age of 3 ECCE will be emphasis. So ECCE का मतलब क्या है? अर्ली कंटिन्यूअस चाइल्ड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयरिंग एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये चाइल्ड वाला तो गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस वाला भी गलत। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा चौथा। सो सेकेंड विल बी द राइट ऑप्शन। Next, 73. In each of the following question out of the given alternative, choose the one which best express the meaning of the given word। ठीक है, इसका मतलब इसमें हमें साइनोनिम्स चुनना है। रिक्वाइर्ड का मतलब होता है फिर से किसी को पे करना, तो आंसर विल बी रीपे। नेक्स्ट, लेजिटिमेट, ऐसा चीज़ जो कानूनी रूप से सही हो। तो इसमें क्या होना चाहिए? वैलिड, इलिसिट, करेक्ट, राइटफुल। इलिसिट नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, वैलिड और राइटफुल में कन्फ्यूजन हो सकता है, बट वी विल गो विथ राइटफुल। 75. ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। तो जिद्दी में हेल्पफुल नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एडामेंट। एडामेंट विल बी द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 76 क्वेश्चन नंबर। ड्रॉजी, ड्रॉजी का मतलब होता है जो स्लीपी। इट सिंपली मीन्स स्लीपी, नींद में। 77. डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब होता है जिसके पास स्किल्स होते हैं। वाइगोरस नहीं, स्वीट नहीं, डिसीटफुल नहीं, स्किलफुल। राइट आंसर विल बी स्किलफुल। 78. 78 में हमें अपोजिट लिखना है, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम। सो कमेंड, कमेंड का अपोजिट हो जाएगा कंडेम। नेक्स्ट, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का हो जाएगा
पैसिफिकेशन। 80 इवैक्यूएट, इवैक्यूएट छोड़ देना, इन्वेट अंदर आना, इन्वेट। नेक्स्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट। कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, कंसील कोई चीज़ छिपा के रखना, तो इसका हो जाएगा रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक, डॉट 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 डू यू बिलीव हिम टू बी, तुम्हें किस पे बिलीव करना चाहिए कि उसे ऐसा, हिम टू बी कि उसे ऐसा होना चाहिए, डू यू बिलीव हिम टू बी, सो आंसर विल बी हाउ डू यू बिलीव, तुम कैसे बिलीव कर सकते हो उस पर, हिम टू बी कि वो ऐसा होगा, दिस विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैन डॉट 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 एवर रिटन, ट्रेजर आइलैंड बेस्ट पायरेट स्टोरीज में एक है जिसको कभी लिखा गया था। ठीक है, स्टोरीज है तो स्टोरीज प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, वी विल ऑल्सो गो वर्ब प्लूरल, सो वेयर इज द आंसर। 2/3 ऑफ द सिटी डॉट 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 इन द रूइंस, सिटी के 2/3 भाग जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, तो सिटी है तो वी विल गो फॉर सिंगुलर वर्ब, सो सिंगुलर यहाँ पे सिर्फ वॉज है, हैव नहीं होगा, वर नहीं होगा, वर नहीं है। 86, इसे ये है सेंटेंस सीक्वेंस करना है, इसे आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस to get home early, I phoned my mother that I would not be able to tell her as I had promised। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन होता है ऑप्शन देख के से हल करना। QSRP, पहले देखें Q, I phoned my mother, when I reached my office I phoned my mother, ठीक ठाक लग रहा है। फिर S to tell her, R that I would not be able to get home early, ठीक है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन R के साथ, when I reached my office that I would not be able, नो ये नहीं होगा। एस टू टेल हर नहीं होगा। पी टू गेट होम अर्ली, नो, सो राइट आंसर विल बी QSRP। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट द फील्ड वर्कर सबमिटेड हिज पेपर्स फॉर द वर्क डन बाय हिम एंड ऑल्सो बिल्स टू द ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सॉरी, सो वी विल मूव थ्रू द ऑप्शन। First option we will see QPRS, submitted his papers, no. QSRP, submitted his papers, no. RSQP, for the work done by him, no. PQSR, at the end of the assignment the field worker submitted his paper for the work done by him and also bills to the office. This is the right answer। नेक्स्ट, कुछ क्लाउज दिए गए हैं और कुछ नहीं, नो दिस इज क्लाउज। सो मेक हे वाइल द सन साइंस, ये कौन सा क्लाउज है, तो ये एडजेक्टिव क्लाउज है। कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतला, क्या तुम मुझे बता सकते हो किसने शकुंतला लिखा है, तो दिस इज ऑल अबाउट नाउन क्लाउज। इन द गिवन सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन ऐड करना है आपको। दे टॉयल नॉट डॉट 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 डू दे स्पिन, सो यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, सेंस भी नहीं आएगा, नाइदर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 डॉट 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 द माई हार्ट इज़ प्योर, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। माई स्ट्रेंथ इज एज द स्ट्रेंथ ऑफ 10, मेरा स्ट्रेंथ ऐसा है जैसे 10 लोगों का स्ट्रेंथ है। एज माई हार्ट इज़ प्योर, क्योंकि मेरा हार्ट बिल्कुल प्योर है, एज विल बी द आंसर। वर्च्यू इनोबल्स, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट होगा, बट वाइस डिग्रेड, यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, सो पॉजिटिव और निगेटिव जहाँ भी रहे तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट आता है, बट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द बिब्लियोग्राफी गिवन डिटेल्स, जब हम कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं फिर लास्ट में उसमें हम बिब्लियोग्राफी देते हैं कि हमने कौन सा टेक्स्ट बुक प्रीफर किया था, सो द आंसर विल बी नेम ऑफ द पब्लिशर्स ऑफ द वर्क, नहीं, डिटेल ऑफ लाइफ एंड वर्क ऑफ द, नो, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, नो, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स कंसल्टेड, दिस विल बी द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट, इन सोशल कॉरेस्पॉन्डेंस इफ़ यू डोंट नो द पर्सन टू होम यू आर राइटिंग, आप नहीं जानते कि आप किसे लिख रहे हैं, तो वहाँ पे सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए? सैल्यूटेशन शुड बी डियर सर, डियर मैडम। A letter of complaint to the editor of a newspaper shall begin with, जब हम एडिटर को कोई एप्लीकेशन नहीं लेटर लिखते हैं कंप्लेंट के लिए, तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? उस लेटर की शुरुआत करते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर। In a sentence when one subject is singular and the other is plural, the verb should agree with the subject। एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब 5 है, एंड द अदर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब 1 है। तो वर्ब सब्जेक्ट ये दोनों वर्ब 5, पहले सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर और उसके बाद सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब को किस सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए? तो इस सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट या तो सेकेंड सब्जेक्ट के साथ। तो जो सब्जेक्ट तुम्हारे वर्ब के साथ क्लोजर होगा उसके साथ ही वर्ब एग्रीमेंट करेगा। आंसर विल बी क्लोजर टू इट। So the answer will be closer to it. Moving to the next question. Fill in the blank with the correct या most appropriate tense given as option. 3 hours will have passed when the bill will have जहाँ पे भी आएगा will have ये conditional sentence है, तो वहाँ पे present tense आ जाएगा rings. Next, your father ... for you when you reach home. जब तुम घर पहुँचे तुम्हारे फादर वेट कर रहे होंगे। तुम घर पहुँचते हो, पहुँचते हो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस जाता है, सो आंसर विल बी वेटिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। आई ... मोहन सिंस मंडे, जहाँ भी सेंस आएगा, सेंस तो वहाँ हैव नॉट सीन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, ये नहीं लग सकता है, ये भी नहीं लगेगा, सो आंसर विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।